प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त राजवंश एक प्रमुख स्थान रखता है, जिसका प्रादुर्भाव यूपी बिहार वाले एरिया में हुआ था। यह वंश कुषाणों के अवशेषों पर खड़ा हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कुषाण के पश्चात सबसे बड़ा राजवंश के रूप में गुप्त राजवंश उभरा था। नमस्कार साथियों, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आपका जर्मिनेशन से। आज हम लोग गुप्त राजवंश के बारे में जानने वाले हैं, तो बिना देरी किए हुए चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए गुप्त साम्राज्य की शुरुआत करते हैं। तो गुप्त राजवंश या गुप्त साम्राज्य कह लें, इसकी शुरुआत जो है कुषाण साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था, यानी कि कुषाण साम्राज्य के अवशेषों पर ही गुप्त साम्राज्य का प्रादुर्भाव हुआ था और यह संभवतः किसानों के सामंत थे। गुप्त वंश का उद्भव संभवतः उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य में हुआ था, यानी ठीक इस बात को नहीं कहा जा सकता है, फिर भी हम कह सकते हैं कि इसका उद्भव अपने ही राज्य में यानी कि बिहार और यूपी में हुआ था। भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है, यानी कि गुप्त साम्राज्य के काल को हम लोग भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग कहेंगे। यह एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। गुप्त साम्राज्य की शुरुआत श्रीगुप्त ने की थी। इस बात के प्रमाण इलाहाबाद के स्तंभ लेख के अनुसार मिलता है कि श्रीगुप्त ने 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। यानी कि श्रीगुप्त ने 275 ईसा पूर्व में गुप्त वंश की स्थापना की, परंतु चंद्रगुप्त प्रथम को ही गुप्त का प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है। इसने पाटलिपुत्र में महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की थी, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम पहले शासक थे जिन्होंने गुप्त संवत प्रारंभ किया था और यह एक महान शासक भी बना। इस बात का सबूत जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने के पश्चात इन्होंने दे दी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने एक लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था। यहाँ पर गलती से लक्ष्मी लिखा गया, ये नहीं होगा, यहाँ पर लक्ष्मी के जगह लिच्छवी राजकुमारी होगा। तो लिच्छवी एक राजकुमारी थी, इसका नाम कुमार देवी था। उसी के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह किया, जो संभवतः नेपाल के रहने वाली थी। और यह पहला भारतीय मूल का राजा था जिसने सोने के सिक्के चलाए, यानी कि सोने का सिक्का चलाने का श्रेय भी चंद्रगुप्त प्रथम को ही जाता है। यानी भारतीय इतिहास के वे पहले शासक थे जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। और सोने के सिक्के में एक तरफ जो है चंद्रगुप्त वो कुमार देवी यानी कि उसकी वाइफ और चंद्रगुप्त प्रथम दोनों का तस्वीर हुआ करता था, और दूसरे तरफ जो है लक्ष्मी देवी को दर्शाया गया था। यह जो है उस काल से प्राप्त स्रोतों के अनुसार हम कह सकते हैं ऐसा साक्ष्य मिला है। अब हम लोग बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त जो है चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र होने के नाते चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी भी थे, जिसे गुप्त साम्राज्य को विस्तार करने का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त के पश्चात गुप्त साम्राज्य को विस्तारित करने का श्रेय समुद्रगुप्त को जाता है। समुद्रगुप्त के एक दरबारी कवि हुआ करते थे जिसका नाम हरिसेन था। उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी तथा इसे कौशाम्बी के अशोक स्तंभ पर खुदवाया था। वर्तमान में यह स्तंभ जो है इलाहाबाद में स्थित है। और प्रयाग प्रशस्ति में ऐसा वर्णन है कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 8 राजाओं को पराजित किया था, यानी उत्तरी भारत के 8 राजाओं को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने अपने पराक्रम का परिचय देते हुए उत्तर में हिमालय की तलहटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक तथा पूर्व में हुगली से पश्चिम में यमुना व चंबल नदी तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वहीं अगर अगले महान शासक के बारे में बात करें जिसका नाम चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य का शासनकाल जो है 380 से 412 ईस्वी माना जाता है। इसके एक बड़े भाई थे जिसका नाम रामगुप्त था। उसकी हत्या करके 380 ईस्वी में गुप्त साम्राज्य के सिंहासन पर चंद्रगुप्त द्वितीय बैठा था। हुआ ये था, चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई रामगुप्त जब शासक था उस समय शक शासक ने गुप्त साम्राज्य पे हमला बोल दिया था और इसको जो है शरणागति के लिए बाध्य कर दिया था। रामगुप्त को शकाधिपति ने कहा कि आप अपनी पत्नी को, जिसका नाम ध्रुव देवी है, उसे हमें सौंप दीजिए तो आपको हम छोड़ देंगे। और रामगुप्त जो है ऐसा करने के लिए भी विवश था और करने के लिए तैयार भी हो गया था। लेकिन यह बात जो है चंद्रगुप्त द्वितीय को अच्छा नहीं लगा और उसने रामगुप्त की पत्नी का वेश धारण किया और शकाधिपति के शिविर में जाके उसकी हत्या करके वापस आया। फिर रामगुप्त की भी हत्या कर दी और ध्रुव देवी से विवाह कर लिया और खुद शासक बन गया। इसका शासनकाल गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग कहलाता है। गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष, सुरक्षा एवं राजनीतिक शक्ति के बारे में अगर बात करें, उसके विस्तार के लिए उसने वैवाहिक संबंध और विजय को माध्यम बनाया था।
चंद्रगुप्त की पुत्री जिसका नाम प्रभावती था, उसका विवाह जो है वकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। और यह वकाटक नरेश जो है ब्राह्मण कुल के राजा थे जो मध्य भारत में शासन करता था। चंद्रगुप्त को देवराज, देवगुप्त, देवश्री आदि नामों से भी पुकारा जाता है, यानी कि चंद्रगुप्त का बहुत सारा उपनाम भी था, जिसमें कि देवराज, देवगुप्त और देवश्री और भी अन्य नाम हैं। हायान जो कि एक चीनी यात्री थे, वह 411 ईस्वी में पाटलिपुत्र आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। उसके यात्रा वृत्तांत हैं जिसका नाम फो क्यो की है, उसमें गुप्तकालीन संस्कृति का सुंदर वर्णन किया है। चंद्रगुप्त ने गुप्त शासक का अंत किया और विक्रमादित्य की उपाधि का धारण किया, जैसा कि हमने अभी चर्चा किया। और चंद्रगुप्त द्वितीय कला, साहित्य एवं संस्कृति का भी प्रेमी था और उसका संरक्षक भी था, उसको संरक्षण प्रदान करता था। उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, जिसमें वरामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह यानी महान दार्शनिक और विद्वान रहा करते थे। चंद्रगुप्त ने उज्जैन को दूसरी राजधानी बनाया। वह विजेता शासक ही नहीं वरन कला, साहित्य व संस्कृति का संरक्षक भी था, जिसमें कि हम लोग वरामिहिर, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, कालिदास, धन्वंतरी, अमर सिंह ये सब जो है महान रत्नों को देखे थे जो कि उसके दरबार में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय का संरक्षण प्रदान था। चंद्रगुप्त द्वितीय का दरबार कालिदास, अमर सिंह और भी 7 अन्य रत्न हैं जो कि उसके दरबार में नवरत्न के नाम से जाने जाते हैं, सुशोभित थे। जिसमें कि कालिदास जिसके प्रमुख रचना अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम आदि है। ठीक उसी तरह से अमर सिंह का प्रमुख रचना अमरकोश है और इसमें गुप्त साम्राज्य के इतिहास की भी जानकारी मिलती है। इसके पश्चात कुमार गुप्त के बारे में अगर बात करें तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था और वह शासक बना। वह कार्तिकेय का उपासक था, किंतु अन्य धर्मों को भी सम्मान देता था, यानी कि उसका प्रमुख देव कार्तिकेय था, वह कार्तिकेय को पूजता था, लेकिन और भी धर्मों को उसी समान दृष्टि से देखता था। कुमारगुप्त ने नालंदा महाविहार की स्थापना की। ये उसके द्वारा किए गए एक महान कार्यों में से एक है। तत्पश्चात अगर बात करें तो स्कंदगुप्त का समय आता है। स्कंदगुप्त जो है कुमारगुप्त का पुत्र था। इसने भारत पर हो रहे आक्रमणों को रोका तथा विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय वाला नहीं, इसको कर्मादित्य कहना अधिक उचित होगा, की उपाधि धारण की। वह विष्णु का उपासक था। साथ ही साथ स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया था। सुदर्शन झील जिसका वर्णन रुद्रदामन अभिलेख में मिलता है, उससे भी यह जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण पुनः करवाया था। इसके अलावा भानुगुप्त जो है गुप्त साम्राज्य के अंतिम शासक थे, जिसके शासनकाल में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिलता है। और ये सारा जानकारी जो है एडन अभिलेख से प्राप्त होता है, एडन अभिलेख से। आई होप गुप्त साम्राज्य के सभी महान शासकों के बारे में एक संक्षिप्त इतिहास जानकर आपको अच्छा लगा होगा। तो जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।